बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज के इस वीलॉग में आप सबको खुश आमदीद। आज के वीलॉग का टॉपिक है स्ट्रगल्स इन यूके। जो आप पाकिस्तान से यूके में आते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पर आकर देखते हैं वो है कल्चरल डिफरेंस। आप पाकिस्तान से आते हैं, आप वहाँ पर एक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं अपने तरीक़ों के साथ, अपने नॉर्म्स के साथ, अपने कल्चर के साथ, लेकिन अब जब यहाँ पर लैंड करते हैं, टच डाउन करते हैं, तो यहाँ पर आप हर चीज़ डिफरेंट देखते हैं। आप अगर एयरपोर्ट से शुरू हो जाए, एयरपोर्ट के अंदर जब आप पाकिस्तान से एंट्री करते हैं तो कैसे भगदड़ मची होती है, लाइंस का ख्याल नहीं रखा जाता। वही जब आप यहाँ पर उतरते हैं, जहाज़ से टच डाउन होता है, आप उतरते साथ ही एक लाइन में, एक प्रॉपर एक लाइन के थ्रू हर चीज़ आप प्रॉपर करना खुद ब खुद शुरू कर देते हैं। फिर आप दूसरों को देखते हैं, जैसे जैसे वो कर रहे होते हैं वैसे वैसे उसी तरह लाइन में एक महज़ब कौम की तरह आप एक्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो यहाँ पर लैंग्वेज का डिफरेंस है। ऑल्दो यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश ही है, लेकिन यहाँ की इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट टोटल डिफरेंट है जो हमने नॉर्मली इंग्लिश पढ़ी, सीखी, बोली। मैं भी नॉर्मली अपने क्लाइंट्स के साथ पिछले 14 साल से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ की इंग्लिश और बाकी यूएस की इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है। उनका एक्सेंट चेंज है, इनका एक्सेंट बहुत डिफरेंट है। आपको समझने के लिए थोड़ा सा गौर करना पड़ता है। ये बोलते बोलते आधा लफ्ज़ जो है वो खा ही जाते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहली जो चीज़ फेस करनी पड़ती है वो यहाँ पर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना सबसे मुश्किल चीज़ आपको लगती है। आप जब किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आती वो क्या कह रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ बोलते हैं और इनका एक अपना एक्सेंट है। तो आपको बड़ा एम्बेरस कभी कभी फील होता है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। लेकिन इट इज़ बेटर कि आप उनको सिंपली कह दें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपली कह सकते हैं कि मैं यहाँ का नेटिव नहीं हूँ, तो मुझे आप प्लीज़ आहिस्ता और आराम से नॉर्मल इंग्लिश में समझा दें। तो वो इस चीज़ पे ऑफेंडेड नहीं होते, बल्कि वो नॉर्मली अपने लहजा चेंज करके आपको समझाने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन जब टाइम गुजरता है, आप बोलना शुरू करते हैं, लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आपको उनका एक्सेंट समझ आना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी उनके एक्सेंट के अंदर ढल जाते हैं, वैसे ही बात करना शुरू कर देते हैं। उसके बावजूद उससे भी बड़ी मुश्किल चीज़ ये है कि जब कभी आपको कस्टमर सपोर्ट से फ़ोन के ऊपर बात करनी पड़े, जैसे आप किसी नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करें सिम के मसले के लिए, फ़ोन के मसले के लिए, उनकी इंग्लिश समझना बहुत मुश्किल होती है। एक तो फ़ोन की वजह से कॉल होने की वजह से भी डिफरेंस आ जाता है, और वैसे भी वो बहुत तेज़ बोलते हैं, वो जल्दी में होते हैं, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इस मौके पे भी आप उनको सिंपली बता सकते हैं कि मैं नेटिव नहीं हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा स्लो बोलें। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा कल्चरल डिफरेंस, आप जो पाकिस्तान के अंदर हम नॉर्मली रफ़ एंड टफ़ लाइफ गुजारते हैं, ठीक है, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, यहाँ पर अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ एक ख़ास तरीके से की जाती है। जैसे कि गाड़ी चलाना है आपने, पाकिस्तान में कोई किसी को रास्ता नहीं नॉर्मली देता, यहाँ पर हर किसी को रास्ता देना ज़रूरी है। अगर आप रास्ता नहीं देंगे वो आपको हिट भी कर सकता है, और उसके कसूरवार भी आप ही होंगे। लाइक ये किस इस तरह के रूल्स हैं जो आप देखते हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने यहाँ पर आकर मिस की वो अज़ान की आवाज़ है। पाकिस्तान में हम नमाज़ पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, जैसे भी था, एक अज़ान की आवाज़ होती थी जिसका एक अपना इम्पेक्ट होता था। यहाँ पर आपको वो सुनने को नहीं मिलती। और आप कभी आराम से तन्हा बैठे हो तो आपको फ़ील होता है कि हाँ यार, दिस इज़ द पार्ट जो ज़िंदगी से मिस हो गया। वो जो अज़ान की आवाज़ थी, जो आपको 5 टाइम आपके कानों में आती ही आती थी, जहाँ जहाँ पर मर्जी हो आप पाकिस्तान में, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसिंग आपको फ़ील होता है। फिर आपके जो त्यौहार हैं, ईद हैं, शब रात है, और या जो बाकी त्यौहार पाकिस्तान में नॉर्मली मनाए जाते हैं, शादियां हैं, वो यहाँ पर होते ज़रूर हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। आप वहाँ से आते हो, वहाँ पे एक अपना एक माहौल होता है, यहाँ पे वैसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। ईद पे भी नॉर्मली आपको कोई पाकिस्तानी इतना नज़र नहीं आता। बाज़ारों वगैरह में कोई ऐसी सेलिब्रेशन नहीं होती। जो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हमें खुली जगह पे जाते थे, वो वैसा भी उस तरह का सीन नहीं होता यहाँ पे। तो ये बड़ा, और सबसे बड़ी बात जो ईद उल अज़हा है, जिसे कुर्बानी वाली ईद कहते हैं, उसमें हम जो अपना एक कुर्बानी का जानवर लेके आते हैं, पहले उसको रखते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, फिर ख़ुद ज़िबा करते हैं और फिर सारे मामला खुद करते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल ही मिसिंग है। यहाँ पर आप खुद पैसे दे देते हैं किसी कंपनी को, वो ज़िबा करके नेक्स्ट डे आपको फ़ोन कर देते हैं कि आप अपना जानवर ले आएँ, फिर आप तकसीम कर सकते हैं। नॉर्मली पाकिस्तानी यहाँ पे कुर्बानी नहीं भी करते, वो पाकिस्तान में पैसे भेज देते हैं अपने किसी रिश्तेदारों को और वहाँ पे करते हैं। ये आपको बहुत मिसिंग लगता है।
उसके बाद जो यहाँ पर मुश्किल आप देखते हैं वो है वर्क एंड लाइफ बैलेंस। यहाँ पर अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, फिर भी वो घर के कामों से मुराद जो छोटे मोटे काम होते हैं, लॉक ख़राब हो गया, बल्ब चेंज करना है, ठीक है, कोई चीज़ चल नहीं रही उसको फिक्स करना है, वो खुद करते हैं बिकॉज लेबर इज़ वेरी कॉस्टली हेयर। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं था। पाकिस्तान के अंदर कोई टूटी ख़राब हो जाए, कोई चीज़ होती है, आप प्लम्बर को फ़ोन करते थे, आपका मैक्सिमम 1000 2000 3000 में काम हो जाता था। यहाँ पर आपको लेबर की कॉस्ट बहुत पड़ती है, इसलिए नॉर्मली लोग खुद ही काम करते हैं। छोटे मोटे बल्ब चेंज करना, कोई लीड लगाना या कोई ऐसे छोटे मोटे काम जो हों वो खुद करते हैं। और फिर जो बिज़नेस और जॉब वाले लोग हैं, जितने जो भी काम करते हैं, वो नॉर्मली अपनी सारी ऐसी चीज़ों को, ऐसी एक्टिविटीज़ को वीकेंड पे रखते हैं। बेशक उन्होंने दोस्तों से मिलना हो, फैमिली में किसी के पास जाना हो, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि वीकेंड पे जाया जाए। ठीक है, कोई भी अनइनवाइटेड गेस्ट यहाँ पर नहीं आएगा, आपसे दोस्त मिलने नहीं आएगा, आप नहीं जाओगे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इसको मायूब भी नहीं समझा जाता, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मायूब समझा जाता है अगर किसी को वीकडेज़ में तंग करें या किसी के घर चले जाएं। यहाँ पर ये वाला बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि आपको वीकेंड ही चूज़ करना पड़ेगा। इवन के लोग ग्रॉसरीज और अपने छोटे मोटे काम भी वीकेंड्स को ही करते हैं, क्योंकि नॉर्मल वीकडेज़ बिज़ी होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे डिफरेंट चीज़ आपको देखने में मिलती है वो यहाँ का वेदर है। वेदर इज़ टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। यहाँ पर सर्दी बेइंतहा पड़ती है, स्नो फॉलिंग भी होती है, और स्नो फॉलिंग से ज़्यादा जो क्रेज़ी चीज़ है वो यहाँ पर फ्रीजिंग वेदर है, जो कि जम जाता है, गाड़ी का विंड स्क्रीन जम जाती है, गाड़ी के ऊपर एक लेयर बन जाती है क्रिस्टल आइस की, जो कि आप गाड़ी का डोर भी ओपन करें तो वो इतनी आसानी से ओपन नहीं होता। तो आपको कभी कभी गर्म पानी डालना पड़ता है या स्प्रे मिलते हैं वो करने पड़ते हैं गाड़ी को अनफ्रीज़ करने के लिए, और आधा आधा घंटा आपको गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है उसको चलाने के काबिल बनाने के लिए। और फिर गाड़ियाँ बहुत स्लिप होती हैं। जब स्नो में तो ज़्यादा स्लिप नहीं होती, लेकिन जब वो स्नो जम जाती है तब वो बहुत स्लिप होती हैं। सर्दी के वेदर में लोग अक्सर मैंने सुना है कि, मैंने देखा तो नहीं है अभी तक, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से सुना है जो यहाँ पे रहते हैं, कि वेदर डिप्रेशन बहुत है, क्योंकि लोगों की मोबिलिटी कम हो जाती है सर्दी में, लोग बाहर निकलना कम कर देते हैं, और इसकी वजह से घर रह रहे कि उनको वेदर डिप्रेशन हो जाता है। और फिर ऑल द वे कभी कभी ऐसा होता है 10-10 दिन तक लगातार बारिश हो रही होती है, और कभी कभी ऐसा होता है बारिश नहीं हो रही, सनी डे है और 5 मिनट बाद बारिश शुरू हो जाती है। सो ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं यहाँ पर। और जो समर्स हैं वो काफ़ी प्लेजेंट होता है, गर्म तो नहीं होता लेकिन प्लेजेंट होता है, लेकिन उसके अंदर भी रातें ठंडी होती हैं, और उन दिनों में भी आप गर्म पानी से ही बाथ लेते हैं, शावर लेते हैं। उन दिनों में भी आप ठंडा पानी यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि रातें उस वक्त भी पानी ठंडा होता है और रातें भी ठंडी होती हैं। तो यही है यहाँ की वेदर की सूरत हाल। और फिर यहाँ पर जो शॉप्स हैं, टाउन के अंदर जो शॉप्स हैं, जो मार्केट्स हैं, जो प्लाजास हैं, तकरीबन वो 5 बजे बंद हो जाते हैं। 5 बजे के बाद आपको लोग बहुत कम नज़र आते हैं बाहर, वीकेंड्स के अलावा। और उस सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर्स खुले होते हैं जो 12 बजे तक रात खुले होते हैं। इसके अलावा आपने अगर पैंट लेनी है, शर्ट लेनी है, कोई ऐसी चीज़ लेनी है, तो यू विल नॉट बी एबल टू बाय 5 बजे के बाद। बल्कि मेडिकल स्टोर्स भी मैंने देखे हैं, वो भी बंद हो जाते हैं। तो ये यहाँ का एक निज़ाम है। बेशक आप लिवाइस है, नेक्स्ट है, मार्क्स एंड स्पेंसर है, कोई भी ब्रांड है, वो 5 बजे अपने आप को, वो अपने शॉप को, अपने बिज़नेस को क्लोज़ करते हैं। टाइम के बड़े पाबंद लोग हैं, और ये इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस्ड हैं कि हमने अपने टाइम से शुरू करना है और टाइम पे बंद करना है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पाकिस्तान के अंदर हम नॉर्मली बजटिंग नहीं करते। अगर मैं लोअर मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से शुरू करूं और अपर मिडिल क्लास तक भी जाऊं, तो लोग बजटिंग नहीं करते कि मंथ का हमारा ये बजट होगा। ठीक है, उसमें होता ये है कि आपको बस अंदाजे से पता होता है ग्रॉसरी करनी है, बिल आएगा, ये होगा। फिर आप नॉर्मली आप इस चीज़ को नहीं सोचते, आप चीज़ें भी बाय कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐसा है कि ऑटोमेटिकली बजटिंग हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें फ़िक्स्ड कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा मुनहसर है यहाँ पे। लाइक जो रेंट है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, आपका बिजली का बिल खुद कट जाएगा जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट नॉर्मली होती है। यहाँ पे गैस का बिल भी खुद ही कट जाएगा जो कि फ़िक्स्ड अमाउंट होती है।
ठीक है। और इस तरह सारी इंश्योरेंस हर चीज़ जो है वो आपकी खुद ही कटना शुरू हो जाएगी। तो आपको पता होता है कि 1500 पाउंड जो है वो मेरे इस तरह काउंसिल टैक्स और इन चीज़ों में चले जाएंगे, बाकी 2000 पाउंड बच जाएंगे या 500 बच जाएंगे। तो वीकली हर वीक मैंने 100 पाउंड की ग्रॉसरी करनी है। नॉर्मली यहाँ पे ग्रॉसरीज भी वीकली होती हैं। यहाँ पर आपको ग्रॉसरीज़ के लिए भी बजट सेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रॉसरी करने जाएं और वहाँ पर चीज़ें देखें, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लें। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आप सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप अपना वीकली बजट सेट करते हैं कि 100 पाउंड है, फिर आप उस 100 पाउंड के अंदर 100 पाउंड्स के अंदर आप चीज़ें लेके आते हैं कि इस बार ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, आप चीज़ों को देख के अपना बजट सेट नहीं करते, बल्कि आप अपने बजट के हिसाब से चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं। ये करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप यहाँ आपका सर्वाइवल यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर आप ऐसे अपनी फाइनेंस मैनेज नहीं करते। और अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो यूके काफ़ी कॉस्टली है, हर लिहाज से कॉस्टली है। वो बेशक आपकी जेनेरिक चीज़ें हों, नो ब्रेड एंड बटर हो, वो आपके एग्स हों, मिल्क हो, वो आपकी वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, नो डाउट क्वालिटी हर चीज़ की बहुत अच्छी है। लेकिन आपका मीट हो, चिकन हो, ये सारे की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं पाकिस्तान से, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन वो नॉर्मली फ़िक्स ही रहती हैं। इस तरह नहीं है कि कुछ दिनों तक बढ़ जाएं या कम हो जाएं, इस तरह ज़्यादातर नहीं होता। नॉर्मल प्राइसेस फ़िक्स रहती हैं। इसी तरह पेट्रोल की प्राइस है, वो ऊपर नीचे होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बढ़ भी नहीं जाती, इतनी ज़्यादा कम भी नहीं होती, कुछ पेनीज़ के अंदर डिफरेंस आता है। तो ये यहाँ का इस तरीके से यहाँ पर लिविंग जो है वो लोग करते हैं अपना प्रॉपर फाइनेंशियल करके। और फिर हॉलीडेज़ के लिए ये अपने बजट के अंदर हर मंथ ये अपने पैसे जोड़ते हैं कि हमने अगर 3 मंथ्स बाद हॉलीडेज़ जाना है तो हर मंथ वो 200 पाउंड बचाते जाएंगे, बचाते जाएंगे, बचाते जाएंगे, और फिर वो इस तरीके से अपनी सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। उसके बाद जो मैंने चीज़ें फ़ेस की हैं उसके अंदर सबसे बड़ा इनका जो कि मैंने सुना था एक दौर में कि सबसे अच्छा इनका जो सिस्टम था वो था NHS, इनका हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल्स और जीपीज़। लेकिन वो अब वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोविड के बाद वो और वर्स्ट हो गया। उसका उसमें यह है कि अगर आपको या आपके बच्चों को बीमार हैं तो आप सबसे पहले सुबह उठ के अपॉइंटमेंट लेंगे 8 बजे कॉल करके, और मोस्ट प्रोबेबली आपको उस दिन की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो अगले दिन की मिलेगी, अगर उस दिन की भी मिली तो आपको फ़ोन पे चेक किया जाएगा। और नॉर्मली यहाँ पर हर डॉक्टर आपको सिर्फ पैरासीटामोल लिख के दे देता है कि पैनाडोल खाएं, पैनाडोल खाएं, पैनाडोल खाएं। अगर आप फिर भी ठीक नहीं होते हैं, फिर अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर शायद आपको वो जो आपका टाउन के अंदर जीपी जिसको कहते हैं उधर आपको बुला लेंगे, वहाँ पे आपको चेक करेंगे और आपको कुछ मेडिसिन देंगे। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, आप हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी। कभी कभी मैंने देखा है कि 7-7 8-8 घंटे आप इमरजेंसी के अंदर बैठे होते हैं अनअटेंडेड। सिर्फ आते हैं, आपका डाटा ले लेते हैं और वो फिर आपको वेट करना होता है, बिकॉज स्टाफ की कमी है। बाकी ऐसा नहीं है कि इनका कुछ सिस्टम अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा है, लेकिन इनके पास स्टाफ नहीं है। और दूसरी बात ये, इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं, डायग्नोस भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपको इमरजेंसी की सूरत हाल में भी काफ़ी वेट करना पड़ता है। आई हैव सीन कि किसी के सर से खून निकल रहा था, वो भी इमरजेंसी में बैठा हुआ वेट कर रहा था फॉर हिज टर्न। तो ये सिस्टम इनका बहुत बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ठीक है, और एक बार आपको फिर जब ये अटेंड कर लेते हैं उसके बाद आपको प्रॉपर चेक करते हैं, उसके बाद प्रॉपर चेक करते हैं, मेडिकेशन करते हैं, टेस्ट जितने हो फ्री है, सारी हेल्थ सिस्टम फ्री है, सारे टेस्ट करते हैं, पूरी सेटिस्फाई आपको करके वापस भेजते हैं। अगर आपको एडमिट भी करना पड़े आपको एडमिट करते हैं, जिसके ऊपर आपकी कोई कॉस्ट नहीं आती। इसके अलावा जो यहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हैं उनके अंदर इनका सिस्टम टोटली, जिस सिस्टम के तहत मुल्क चल रहा है, बाकी डिपार्टमेंट चल रहे हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट चल रही है, वो बेस्ट है, वो बहुत ही बेस्ट है। लाइक हर चीज़ ऑनलाइन है। लाइक आपने अपने टैक्स पे करना है, कुछ भी करना है, सिम बाई करनी है, एनीथिंग, मोबाइल बाई करना है, कोई कोई भी चीज़ आपने करनी, गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करनी है, सेल करनी है, सारा ऑनलाइन हो जाता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू करना है, टेस्ट बुक करना है, सब ऑनलाइन हो जाता है। इवन कि जब से मैं आया हूँ, मैं आज तक मुझे नहीं याद पड़ता मैं अपना वॉलेट कहीं पे लेके गया हूँ। मेरे मोबाइल के अंदर कार्ड एडेड है, मैं जहाँ जाता हूँ शॉपिंग करता हूँ, कार्ड से पेमेंट करता हूँ और आ जाता हूँ। ठीक है, बल्कि असदा और बाकी बहुत सारी ग्रॉसरी शॉप के अंदर तो चेकआउट काउंटर्स भी बहुत कम है। आप खुद ही स्कैन करते हैं, अपनी चीज़ें डालते हैं, चेकआउट काउंटर पे कोई इंसान नहीं होता, उसके ऊपर आप स्कैन करते हैं, कार्ड से पे करते हैं, शॉपर में शॉपिंग बैग में डालते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो इनका सिस्टम वाइज इनका कोई मुकाबला नहीं है।
यहाँ पर आने की वजह यही है कि इनका सिस्टम बहुत है। स्ट्रगल्स पाकिस्तान में भी हैं, यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे कुछ और स्ट्रगल्स हैं, यूएसए में कुछ और होंगी, पाकिस्तान में कुछ और होंगी। लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल करने से आप कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हो। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कम है। यहाँ स्ट्रगल ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कम है, स्ट्रगल ज़्यादा है। यहाँ पे स्ट्रगल्स के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप स्ट्रगल करते हो करते हो करते हो, और इन द एंड आप कुछ ना कुछ अचीव करते हो। तो ये है आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता था, कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स जो जो मैंने स्ट्रगल्स यहाँ पर फेस की हैं पिछले 10 मंथ्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।